हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडमिक स्टडी हब। इस वीडियो में हम BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से 1950 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली इसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, बिल्कुल ही इजी हिंदी नोट्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रखी है, जब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 18वीं शताब्दी की व्याख्या, 1707 से 1818 के बारे में। तो अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद राजनीतिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, बहुत तरह के बदलाव आए। उनमें से कुछ देखें तो मुगल साम्राज्य जो था वो कमज़ोर होने लग गया, कई क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थी वो उभर कर सामने आई। और पहले इतिहासकार जो थे ना, बेसिकली वो लोग इसे केवल पतन का समय मानते थे, लेकिन आधुनिक समय की बात करें तो वो जो नए इतिहासकार थे वो इसे परिवर्तन और नए राज्यों के विकास का काल मानते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इस समय व्यापार, स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय शासन व्यवस्था जो थी वो भी बहुत मजबूत हुई। ठीक है, और इसलिए इसे 18वीं शताब्दी को केवल पतन नहीं बल्कि क्या माना जाता है, परिवर्तन का युग माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो यहाँ क्या है, मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद भारत के कई क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का विकास हुआ। ठीक है, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद जो थे, मतलब ऐसे जो राज्य थे वो शक्तिशाली बने। मराठा, सिख और मैसूर जैसी जो शक्तियाँ थी उन्होंने भी अपना प्रभाव स्थापित करा। ठीक है, अपना प्रभाव बढ़ाया और इन राज्यों ने अपनी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था विकसित की और इस परिवर्तन ने भारत की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। ठीक है, बेसिकली जब मुगल थे तो मुगल ने क्या कर रखा था, मुगलों ने पूरे भारत के मोस्टली जो साम्राज्य थे उनको उन्होंने अपने अंदर कर रखा था। ठीक है, बेसिकली सब पे उनका राज था। बट जब उनका पतन हुआ तो धीरे धीरे करके जो बाकी शक्ति थी ना, जो पहले उनके अंडर थी, अब वो भी ऊपर के सामने आई, उन्होंने अपना विकास करना स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना। ठीक है, औपनिवेशिक शक्ति क्या होती है पहले ये जानने वाले हैं इसके अंदर। तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, है ना, ये हम सबको पता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उसने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके क्या करा, उन्होंने पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। 1757 की जो प्लासी युद्ध था और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के महत्वपूर्ण चरण थे। बेसिकली जो सबसे पहला युद्ध था इनका 1757 का जो प्लासी का युद्ध था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ ही साथ 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो, उस युद्ध में इनको बहुत सफलता प्राप्त हुई और साथ ही साथ इनके स्थापना का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया था और यही भारत में ब्रिटेन शासन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, 1857, है ना, 1857 का विद्रोह भी आपको याद होगा। 1857 के औपनिवेशिक शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमने इसके बारे में आपको पता होगा, 1857 का विद्रोह भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि उसका विद्रोह क्या था। तो बेसिकली क्या था, 1857 में कुछ मेरठ में कुछ जो कि सैनिक समाज था, ठीक है, सैनिकों के कुछ ग्रुप ने इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो था आवाज़ उठाई थी। ठीक है, साथ ही साथ अगर उस टाइम देखा जाए तो मंगल पांडे सबसे फेमस पर्सनैलिटी माना जाता है। ठीक है, जिसने कि इसको आगे बढ़ाया, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ देखें तो अंग्रेजों ने युद्ध, संधियों और नीतियों के माध्यम से अपने शासन का विस्तार किया। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जिन लोगों ने नहीं माना वहाँ पे युद्ध हुआ, जिन्होंने कि इजीली इनके अंडर रहना स्वीकार कर लिया वहाँ संधियाँ हो गई और नए इस तरह की जो नीतियाँ थे उसके माध्यम से उनका विस्तार हुआ। सहायक संधि और विलय नीति जैसी योजनाओं से कई भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण
में ले लिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या था, सहायता संधि, यानी कि ऐसा था ये बेसिकली कि ये जो राजाओं को ये एक लालच दिया करते थे कि अगर आप हमारे साथ रहते हो या फिर अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सैनिक शक्ति प्रदान करेंगे और हम आपकी हमेशा सहायता करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे दूसरे राज्यों से। तो कहीं ना कहीं क्या था, जो राजा थे उन्होंने उनकी बात मान ली, ठीक है कि भाई हमारा भी फ़ायदा है, और उसके बदले जो राजा था इनको धनराशि दिया करता था या और तरीक़ों से सपोर्ट किया करता था। और दूसरा था विलय नीति, कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है। और जो कि लॉर्ड विलेजी और लॉर्ड डलहौजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी, तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन विलय के अंदर, ठीक है, जो कि ये नीतियाँ बनाई गई थी। और इससे ब्रिटिश शासन पूरे भारत में मजबूत हो गया। अब आता है 1857 का विद्रोह। अभी मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में बताया है ना। तो 1857 का जो विद्रोह है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा संगठित संघर्ष था, ठीक है। इसके कारणों में बेसिकली देखा जाए तो क्या आता है, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण, सैनिक असंतोष और धार्मिक चिंताएं शामिल थी। तो बेसिकली राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब कि जो भारत की नॉर्मल राजनीति पहले चल रही थी उसमें अंग्रेजों का ज़्यादा हस्तक्षेप होना। दूसरा आर्थिक शोषण होना, ठीक है, लोगों को आर्थिक रूप से बहुत ही नीचा माना जाता था, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती थी, ठीक है, उनसे काम प्रॉपर कराया जाता था। और साथ ही साथ सैनिक असंतोष, तो इसमें बेसिकली क्या था कि सैनिकों के बीच एक अफवाह फैली आप कह सकते हैं, या फिर उनके बीच एक चीज़ पता लगी, वो ये था कि जो नए कारतूस आ रहे थे ना उसमें सूअर और जो गायों की होती है चमड़ी का यूज़ होता था। और बेसिकली हम जानते हैं कि अगर मॉमडन की बात करें तो उनके लिए जो पिग है तो उसको अशुभ माना जाता है ना। सेम अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू समाज में क्या होता है, गाय को लाइक एज अ देवता की तरह पूजते हैं। तो इसलिए क्या था, धार्मिक असंतोष भी था लोगों के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ ये था कि लोगों के अंदर डर था कि कहीं ये उन्हें ईसाई समाज में परिवर्तित ना कर दें, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो बेसिकली जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, ये जो विरुद्ध में उनके खड़े हुए लोग, तो उनके लिए कोई लीडर चाहिए था, ठीक है, कि कोई लीडर चाहिए था जो इनके टीम को लीड कर पाए, जो कि ऑलरेडी सत्ता में हो। तो उनमें एक था बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो उस टाइम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। रानी लक्ष्मीबाई हो गई या नाना साहेब और तात्या टोपे इनके जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसको लीड किया। और ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, ठीक है, बेसिकली आवाज़ें उठाई गई बट ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव मजबूत की। तो बेसिकली यहाँ पे बेशक लाइक विद्रोह सफल ना हुआ हो, लेकिन जो स्वतंत्रता के लिए आवाज़ थे ना, उसने क्या करा, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना डाल दी, है ना। नेक्स्ट है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कृषि के अंदर। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि व्यवस्था में बड़े बदलाव किए, जैसे कि स्थानीय बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे भूमिकाएं व्यवस्थाएं लागू कर दी। किसानों पर अधिक कर लगा दिया गया और उससे क्या था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई, जो मजदूर थे या जो किसान थे। नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया और जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी, इससे कृषि क्षेत्र में असंतुलित हो गया वो। तो यहाँ पे औपनिवेशिक के अंदर बेसिकली क्या था कि जो पूरा दबाव था ना वो किसानों और मजदूरों पे, छोटे वर्गों के लोगों पर डाला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग के बारे में। तो अंग्रेजों ने भारत को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेजों ने भारत का यूज़ किस लिए किया, पहला तो कच्चा माल बनाने के लिए और दूसरा ब्रिटिश वस्तुओं का ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसका बाजार बनाने के लिए, ठीक है। भारतीय कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ, जो भारत के जो कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, उनको नुकसान हुआ और मशीनों से बने विदेशी सामान का प्रभाव बढ़ा। यानी कि जो पहले हाथों से बनाया जाता था ना बेसिकली इंडिया के अंदर चीज़ें, तो वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि हाथों से बनाने का मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम लगेगा
ठीक है, और उसमें लोगों की संख्या ज़्यादा चाहिए, लेकिन मशीनों से काम करने का मतलब ये है कि कम खर्चे में ज़्यादा काम हो गया। ठीक है, तो इस चक्कर में लोगों को रोज़गार मिलना बंद हो गया और भी समस्याएं थी। रेल और संचार व्यवस्था विकसित हुई। ठीक है, इनके दौरान कुछ चीज़ें विकसित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या था, रेल संचार, जिनको कि आज भी हम बहुत यूज़ में लाते हैं, है ना, हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है वो। और उसका उस टाइम जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश हितों की पूर्ति था। ठीक है, उस टाइम पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सामान के लिए लाइक आवाजाही करना। ठीक है, ब्रिटेन सामानों को ब्रिटेन पहुंचाना जो भी भारत के थे। और इससे जो था भारतीय उद्योगों का विकास धीमा हो गया, यानी भारत के जो अपने उद्योग थे ना वो कम हो गए, कमज़ोर पड़ गए। औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, है ना, तो इसमें क्या है कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत की जो संपत्ति थी उसका बड़ा जो भाग था वो इंग्लैंड भेज दिया गया, है ना, उस टाइम, जैसे कि धन निकासी सिद्धांत था, जिसे कि धन निकासी सिद्धांत कहा गया, यानी कि भारत से इंग्लैंड का फ़ायदा पहुंचाया गया बेसिकली, है ना। भारत में चीज़ें जितनी भी चीज़ें थी, कच्चा माल हो गया या और कोई व्यवस्थाएं थी, उस चीज़ों को यहाँ से हटा करके वहाँ भेजा गया। ठीक है, बहुत सारे धन लूटे गए, मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदों को भी लूटा गया, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और साथ ही साथ दास भी बहुत लोग गए। और अब देखें तो गरीबी, बेरोजगारी और जो अकाल की सीमाएं थी वो बढ़ने लग गई। भारतीय नेताओं ने इन नीतियों की आलोचना की और आर्थिक सुधार की मांग की। लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो जो भारतीय नेता, यानी कि जो भारत के थोड़े अच्छे लेवल वाले लोग हुआ करते थे, जो कि बेसिकली भारत के लोगों के हित में थे, तो उन्होंने इसकी आलोचना करी, इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया और सुधार की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें क्या है कि इस काल में समाज सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा था उसका विरोध किया। तो सबसे पहले अगर किसी की बात करी जाए जिन्होंने कि भारतीय इतिहास में सती प्रथा का विरोध किया तो कौन थे वो, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे बट राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और महिला शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार और वैदिक मूल्यों पर बल दिया और इन आंदोलनों ने समाज में जागरूकता का, शिक्षा का और आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यानी कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि उन्होंने क्या करा, समाज सुधार को बढ़ावा दिया। ठीक है, और जो कि राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए मांग उठाई और साथ ही साथ महिला शिक्षा को समर्थन किया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 10। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास है वो आर्थिक शोषण, पश्चिमी शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कारण हुआ है। लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी और राजनीति संगठन बनने लगे। 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है या नॉर्मल कोई पूछ लेता है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी हुआ करती थी, तो वो कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी। और एक महत्वपूर्ण घटनाएं थी कि धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, पॉइंट्स खत्म होते हैं। तो अंतिम परीक्षा हेतु त्वरित पुनरावृत्ति, यानी कि जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, तो 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ये आपको याद होना चाहिए। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जहाँ से कि जो अंग्रेज़ थे बेसिकली उनको उनकी जो ताकत थी उसमें मजबूती आई। 1764 की अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ हमारे टॉप 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यानी महात्मा गांधी के बारे में जानने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को
जन आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, यानी कि जो भारत का जो आंदोलन चल रहा था उन्होंने उसको क्या बना दिया, जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध को अपने आंदोलन का आधार बनाया। ठीक है, उनके नेतृत्व में जो था असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए। ठीक है, गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। ठीक है, उनके नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। तो बेसिकली क्या था कि नॉर्मली अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो उस पर बेसिकली लोगों के मन में आता है ना कि भाई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन गांधी जी ने ना इसको एक अलग नया रूप दिया। क्या? उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण के द्वारा क्या करा, विरोध जताया। ठीक है, उनके जो अंग्रेजों के खिलाफ वो भी खड़े हुए, उन्होंने लोगों के बीच क्या सबसे ज़्यादा फेमस किया, सत्य, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा और शांति के साथ आपको युद्ध लड़ना है, इस टाइप से उनके जो थे विचार थे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 1922 के बीच हुआ था ये। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना। ठीक है, लोगों ने क्या करा, सरकारी स्कूल, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। स्वदेशी और खादी को अपनाने पर बल दिया। स्वदेशी का मतलब है जो कि आपके ही देश का हो। अगर कोई इंडियन ही है उसको हम स्वदेशी कहेंगे, या किसी भी देश का है तो उस देश के लिए वो स्वदेशी है। तो ये आंदोलन पूरे देश में लोकप्रिय हुआ। चौरा चौरी घटना के बाद जो था गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, लेकिन इससे क्या था, जनता की जो राजनीतिक जागरूकता थी वो बढ़ गई। अब चौरा चौरी कांड भी एक ना आता है कई बार। चौरा चौरी का क्या होता है आपको पता होना चाहिए नॉर्मली कि चौरा चौरी बेसिकली क्या था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना 1920 से 1922 के बीच, तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो लोग थे, ठीक है, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ ने वहाँ पर कि गुस्से की वजह से एक पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। ठीक है, जिसमें कि लगभग 21 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल के मर गए। तो उससे जो था गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा, उन्होंने वहाँ से इस आंदोलन को रोकने का निश्चय किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। तो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने साबरमती से दांडी तक का यात्रा करके, जो कि नमक का कानून था उस टाइम पे, उसके ऊपर जो टैक्सेस होते थे उसको तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। लोगों ने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया और आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और इस आंदोलन ने क्या करा, स्वतंत्रता संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। ठीक है, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो था बेसिकली दांडी यात्रा के बाद ये इंटरनेशनल तौर पे लोगों की जो कि नज़र थी वो अपनी तरफ खींची। ठीक है, अटेंशन लिया। तो अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना वो कब हुआ, 1942 में हुआ। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान स्टार्ट हुआ, यानी बिटवीन उसी के। तो 1939 या 1939 से जो कि 1945 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 चला था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी वो कमज़ोर पड़ रही थी। ठीक है, वीक पड़ रही थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। उसी में क्या करा, गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो का, जिससे कि लोगों के अंदर जो जोश था वो और बढ़ गया, उभरा। और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। तो इस आंदोलन ने क्या करा, आंदोलन के दौरान कई नेता जो था वो गिरफ्तार हुआ। ठीक है, बहुत सारे नेताओं को ब्रिटिश शासक ने गिरफ्तार कर लिया ताकि लोग जो थे वो चुप हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, जनता ने संघर्ष जारी रखा और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करके रख दिया। ठीक है, यानी कि इस आंदोलन का इतना इफेक्ट पड़ा कि उनकी जो शासन थी वो कमज़ोर होने लग गई, उनको फील होने लग गया कि नहीं, अब हमारा ज़्यादा समय तक हम यहाँ नहीं रह सकते। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता, उत्पत्ति और विकास। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर समाज और राजनीति का विभाजन करना। किसके? धर्म के आधार पर। तो ब्रिटिश शासन की जो नीति थी बेसिकली वो क्या था, फूट डालो और शासन करो।
ठीक है, यानी लोगों के बीच क्या करो कि झूठी भावनाएं फैलाओ, ठीक है, झूठी चीज़ें फैलाओ, और या फिर उनको लालच दो जिससे कि दोनों एक दूसरे के बीच लड़ाई करें, यानी गृह युद्ध हो जाए एक तरह से, और उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? अंग्रेज उठाया करते थे। अलग निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक मतभेद ने भी धार्मिक तनाव बढ़ाया, ठीक है। समाज के साथ ये भारत की जो राजनीति था उसका महत्वपूर्ण विषय बन गया, ठीक है। तो यानी बेसिकली यहाँ पे क्या था, सांप्रदायिकता उत्पत्ति और विकास के अंदर जो अंग्रेज थे वो फूट डालो और शासन करो की नीति से आगे बढ़ते रह गए। साथ ही साथ लोगों के अंदर धार्मिक विभाजन हुआ, ठीक है, लोगों के अंदर मतभेद स्टार्ट हुए और उससे क्या हुआ? तनाव और बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन 1947। तो 1947 में जो है भारत का विभाजन होकर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हो गया, ठीक है। राजनीतिक मतभेद जो था, सांप्रदायिकता, तनाव और अलग राष्ट्र की मांग के प्रमुख कारण थे। यानी बेसिकली क्या था, जो भारत और पाकिस्तान बन गया इसका रीज़न क्या था? सबसे मेन राजनीतिक मतभेद था, यानी कि राजनीति में जो थे ना दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है। जो मुस्लिम समाज था वो उस टाइम पे उनके खिलाफ था और जो नॉर्मली बाकी भारतीय थे वो उनके खिलाफ थे। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के मत से सहमत नहीं थे। सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा, अलग राष्ट्र की मांग की गई उसी दौरान। विभाजन के समय जो था बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ, जन संसाधन जो स्थानांतरण था वो हुआ, यानी कि जो इंडिया के लोग थे उस टाइम पे रहने वाले वो पाकिस्तान की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने, और जो पाकिस्तानी इलाकों में जो लोग रह गए थे वो यहाँ आए। अगर आप नॉर्मली इसका एग्जांपल देखना चाहो ना तो आप एक मूवी है, आई थिंक गदर नाम है, हाँ गदर है ना, गदर का जो पार्ट 1 है फर्स्ट वाला, उसमें इसके कुछ लाइक एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ठीक है। कितना कितना घमासान युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, यानी कि एक भी ऐसी ट्रेन नहीं थी उस टाइम पे जो भारत से पाकिस्तान जा रही हो और उसमें कि खून खराबा ना हुआ हो या फिर लोग मरे ना हो, या फिर एक भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान से भारत आई हो और उसमें कुछ ऐसा ना हुआ हो। तो बेसिकली वो बहुत ही बुरा टाइम माना जाता है और ये भारत के इतिहास का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा और संविधान निर्माण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो संविधान सभा यानी कि ये है क्या। तो संविधान की अगर बात करें कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मली लोग आपसे अगर क्वेश्चन पूछते होंगे तो हम नॉर्मली एक आंसर देते हैं कि जो संविधान है ना वो किन्होंने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या ये अकेले बना दिया होगा या क्या उन्होंने अकेले पूरा संविधान लिखा होगा? नहीं, है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल देखा जाए तो क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा बनाने हेतु संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। यानी उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, उनके मुखिया बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बट जो उसमें थे बहुत सारे लोग हुआ करते होंगे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर के संविधान बनाया। सभा ने जो था लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और प्रशासन और राष्ट्रीय एकता पर विचार किया, ठीक है। संविधान ने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को अपनाया और ये आधुनिक भारत के शासन का आधारशिला बना, ठीक है। तो बेसिकली जो भारत का संविधान है वो आज तक सुरक्षित है ना। अगर आप देखोगे तो दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में संविधान बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन भारत का संविधान एक सफल संविधान में से आता है, ठीक है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े संविधान की बात करें जो कि लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद है, वो कौन सा है? भारतीय संविधान है। सबसे सफल संविधान के रूप में भी गिना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें कि भारत जो कि आज भी भारत के अंदर 100 के 100 बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य की स्थापना। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो था भारत गणराज्य बन गया, मतलब संविधान लागू हो गया इस दिन। संविधान लागू होने के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। राष्ट्रपति को जो था संवैधानिक प्रमुख बनाया गया, यानी संविधान के अनुसार क्या है, जो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। अभी देखा जाए तो प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राइट। तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया
और संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, यानी वोट का अधिकार मिला सबको कि सब जो है अपना मत दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि जो ये है ये भारत की सबसे पुरानी पार्टीज हैं। ठीक है, सबसे पुरानी जो स्वतंत्रता से पहले बनी हुई जो पार्टी है वो कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में उन्होंने क्या करा? शांतिपूर्ण तरीके से सुधारों की मांग करी, लेकिन बाद में अगर बात करें तो इन्होंने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, जन आंदोलन यानी कि जनता के बीच घुसे। ठीक है, जनता को सपोर्ट करना स्टार्ट करा। कांग्रेस ने पूरे देश में राजनीतिक जागरूकता फैलाई। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो, क्योंकि उस टाइम नई नई बनी थी ना, वो लोगों को उसकी समझ नहीं थी, तो उन लोगों के बीच गए, लोगों को बताया कि आखिर आपका वोट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको जागरूक बनाया, उनको बताया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस टाइप की चीज़ें। तो स्वतंत्रता की भावनाओं को मजबूत करने का कार्य किया बेसिकली उन्होंने, क्योंकि लोग स्वतंत्र हो गए थे बट लोगों को पता नहीं था अब हमें करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। तो ब्रिटिश शासन ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। प्रशासन में देखा जाए तो प्रशासन, रेल और आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन आर्थिक शोषण भी हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। स्वतंत्र भारत ने इन्हीं मूल्यों को आगे भी बढ़ाया। तो बेसिकली क्या हुआ था, जबकि औपनिवेशिक शासन चल रहा था भारत के ऊपर, ब्रिटेन का, तो उस टाइम पर हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश के द्वारा है भारत पे बहुत तरीके से अत्याचार किया गया भारतीय लोगों पर। ठीक है, उन पे टैक्सेस लगाए गए भारी भारी। ठीक है, उनको दास बनाया गया और बहुत तरीके से इनके ऊपर जो था अत्याचार हुआ, शोषण हुआ उनका। बट साथ ही साथ क्या हुआ, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें करी जो कि आज के टाइम पर भी हम जो के तौर लेके चल रहे हैं। पहला क्या है कि उन्होंने रेल का विकास किया, आधुनिक शिक्षा का विकास किया। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो आज अगर हम पढ़ पा रहे हैं कुछ भी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि भारत के अंदर उसकी नींव जो है वहाँ से मजबूत हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो क्योंकि कुछ विषय जो थे वो अच्छे थे और भारत को ग्रो करने में और हेल्पफुल होने वाले थे, तो इसलिए आज़ादी के बाद भी उसको अपनाया गया और आगे बढ़ाते गए। नेक्स्ट है अंतिम परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सन है वो देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। किसके द्वारा लीड किया गया? गांधी जी के। 1930 में दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जो फिर से गांधी जी के द्वारा लीड किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा लीड किया गया। 1947 में स्वतंत्रता एवं विभाजन हुआ। हम जानते हैं ना कि स्वतंत्रता हुआ और उसके ठीक एक रात पहले 12 बजे के आसपास क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गए, दो हिस्सों में बट गए। और 1950 में भारत गणराज्य बना, यानी कि संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होते हैं 10 फर्स्ट वाले में और 10 इस वाले में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिना ज़्यादा सोचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड फॉर द फ्री PDF एंड समरीज यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जिसका कि लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। So for now, thank you for watching. See you in the next class.